नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार मनविंदर जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर आज बात शुरू करते हैं केजरीवाल से, क्योंकि इसका नाटक बहुत चल रहा है एंड आई एम सॉरी टू से इतना ढीठ घोटालेबाज जो ईडी को डराता है प्रदर्शन करके, जबकि झारखंड के सीएम जो है उनका हश्र देख चुका है। आज एक और डेवलपमेंट हुआ है शराब नीति केस में। ईडी ने शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत की है कि संबंध पर चूंकि ये पेश नहीं हो रहे हैं, अब इसमें 6 फरवरी को सुनवाई होनी है। सर, देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो फितरत है उससे तो हम सब परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो परिचित नहीं हैं। वो लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं शराब घोटाले के मामले में। इसके बावजूद के जो उनके करीबी आम आदमी पार्टी के सदस्य और इनकी सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके एक राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके जो सलाहकार थे विजय नायर वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कई शराब कारोबारियों पर गाज गिर चुकी है। कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। तो ये झूठ बोलते रहना कि साहब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई बरामदगी नहीं हुई, झूठा केस है, फर्जी केस है, राजनीति से प्रेरित है, बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है। आप कहते रहिए। अब लोगों की समझ में तो आ रहा है ना कि आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अगर ये वाक़ई एक फेक केस होता, अगर ये वाक़ई इसी तरह का मामला होता जैसा आप बता रहे हैं, तो जो अदालतों में बैठे हुए जजेज़ हैं, निचली कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने मनीष सिसोदिया को ज़मानत क्यों नहीं दी? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का मामला सामने आ चुका है, ऑन रिकॉर्ड है वो सब चीज़ें। तो ये सिर्फ टाइम बर्बाद करने वाली बात है। टाइम बाइंग जिसको कहते हैं कि उसको ज़ाया होने दीजिए, थोड़ा और वक़्त गुज़रने दीजिए। ऐसा लगता है कि चूँकि पूरे जीवन में कभी कोई नीचे ज़मीन से तो संघर्ष किया नहीं है, तपे तो हैं नहीं। अ, एक आंदोलन के गर्भ से निकले, वो आंदोलन भी अन्ना के नाम पर चल रहा था। उससे एक माहौल बना देश में। इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और अकेले अन्ना के कंधे का ही सहारा इन्होंने नहीं लिया है। समय-समय पर ऐसे बहुत सारे इनके अलग-अलग सेक्टरों से आए हुए संगी साथी थे, जिनको इन्होंने सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और जब ऊपर चढ़ गए तो फिर सीढ़ी में लात मार करके उनको गिरा दिया। तो इनकी फितरत से हर कोई वाकिफ़ है। ये बहुत लंबे समय तक किसी की आँखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। अभी हाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 3 राज्यों में इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे। उन सभी की ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं। इसका मतलब ये है कि पब्लिक को अब इनकी असलियत पता चल गई है कि ये ठग किस्म के पॉलिटिशियन हैं, भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, बहुत बड़े झूठे हैं और जो चीज़ें नहीं होती हैं, उनके बारे में भी अफ़वाहें उड़ा कर के लोगों की हमदर्दी हासिल करने और दूसरों की छवि बर्बाद करने की साजिशें रचते रहते हैं। जी। सर आपने बिल्कुल सही कहा। अभी क्राइम ब्रांच ने भी विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में इनको जवाब देने को कहा है। तो मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल ऐसे मतलब हथकंडे अपनाते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं ये? क्योंकि ये लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि मोदी सरकार ने हमारे पीछे ईडी को लगा दिया है, ब्ला-ब्ला। नहीं, नहीं, जो ये विधायकों की खरीद का शगुफ़ा है, ये 20 जनवरी के आसपास इन्होंने छोड़ा था। पहले मार्लिना को कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उसमें आरोप लगाइए और जब आतिशी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 21 एमएलए तोड़ने की साजिश थी बीजेपी की, जिनमें से 7 एमएलए से उन्होंने संपर्क किया और 25-25 करोड़ रुपया देने का ऑफ़र किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने बस इतना किया है कि दिल्ली पुलिस के पास उसकी एक कंप्लेंट की है और ये कहा है कि ज़रा इनसे ये पूछिए
कि ये 7 एमएलए इनके कौन से हैं जिनको ऑफर किया। नंबर 2, किसने ऑफर किया है उसका नाम हमारे सामने आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने उन 7 विधायकों से संपर्क किया है, कब किया है, किस समय किया है, क्या बात हुई है एक्चुअल में, वो सारा डिटेल जानकारी हमें चाहिए। और जो 21 एमएलए की बात ये कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के 21 एमएलए तोड़ने की बात थी, तो वो इनको बात कहाँ से पता चली? किसने बताई इनको कि 21 एमएलए तोड़ने की एक साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की? और कि अरविंद केजरीवाल को तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद दिल्ली में सरकार को पलट देंगे और बाद में आपको टिकट देंगे। तो बड़ी सीधी-सी बात ये है कि अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब वो टॉप लीडर है बीजेपी का, जिसके हाथ में इतनी पावर है कि वो सरकार भी बदल देगा, वो टिकट देने का आश्वासन भी दे देगा आम आदमी पार्टी के लोगों को, वो 25-25 करोड़ रुपए भी उपलब्ध करा देगा, क्योंकि कोई टटपूंजिया तो बीजेपी का छोटा-मोटा कार्यकर्ता तो 25-25 करोड़ रुपए 21 एमएलए को दे नहीं सकता। कोई ऐसा ही बड़ा चेहरा होगा कि जिसके पास सब कुछ है, ये एक इशारे पे 25 करोड़ रुपए नाचते हुए आएँगे और विधायक के घर में घुस जाएँगे। तो आप ज़रा उस नेता का नाम बता दीजिए जिसने आपको ऑफ़र किया है। अब जब से क्राइम ब्रांच की एक टुकड़ी अधिकारियों का एक दल इनके घर गया, नोटिस थमाने के लिए कि ये रहा प्रेम पत्र, 3 दिन में इसका जवाब दीजिए कि साहब कौन 7 एमएलए हैं आपके जिनको ऑफ़र किया है? किसने किया है उसका नाम बता दीजिए, कब किया है? कौन से फ़ोन नंबर पर किया है? उन्होंने कौन से फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल किया है? आपके 7 एमएलए के वो कौन-कौन से फ़ोन नंबर हैं? ताकि हम सर्विलांस पर लगा कर के या जो टावर कैप्चर करते हैं कॉल, उससे पता निकाल लें कि भई इस तरह की कोई कॉल किसने की थी, किसको की थी और कितनी देर बात हुई है, क्या-क्या ऑफ़र हुए हैं। अब ऐसी कोई घटना हुई हो तो ये बताएँ? ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। इनको तो ये कहानियाँ सुनाने का और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का एक शौक है। इससे जी, पहले भी 3-4 बार इसी तरह के दुम छल्ले उड़ा चुके हैं और कभी बता नहीं पाए कि किसने फ़ोन किया था, किसको फ़ोन किया था, कब फ़ोन किया था, कितनी देर बात हुई, कौन-सी तारीख में किया था, किस टाइम किया था, कोई जानकारी नहीं है। तो ये रंगे हाथों इस बार पकड़ लिए गए हैं। अब मुश्किल में फँस गए हैं, जवाब दें तो कैसे दें? इसलिए कह रहे हैं कि समय आने पर बताएँगे। यही समय है और सही समय है। अब जी। बताइए, अगर नहीं बताएँगे तो इनकी मुसीबतें और बढ़ने जा रही हैं। और जो इन्होंने ड्रामा किया उन क्राइम ऑफिसर्स की टीम के साथ, बेवजह उनको मतलब नेगिंग कर रहे थे। आई मीन उनको एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे। ये तो मतलब ये हो गया चोरी भी कर रहे हैं और सीना-चोरी भी कर रहे हैं। ये अगेन एक केस बनता है। मुझे नहीं पता कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसमें केस दर्ज करेगी कि नहीं करेगी। अगर आप पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को उनके काम में रुकावट डालते हैं, बाधा बनते हैं, उनको किसी भी तरीके से धमकी देने की कोशिश करते हैं, उनकी जब वो ऑन ड्यूटी हैं, उनसे आप जवाब तलबी करने की कोशिश करते हैं, अगर आप उनसे बहस करते हैं, तो ये एक ऑफ़ेंस बनता है, क्राइम बनता है। तो इसमें जिसने वो बयानबाज़ी की है, जो नाटक-नौटंकी की है, टेलीविज़न कैमरों को बुला कर के माइक्स उनके मुँह के सामने अड़ा कर के, उस जस्मीन शाह के खिलाफ भी केस बनता है। देखना ये है कि दिल्ली पुलिस केस दर्ज करती है या नहीं करती है। सर, आज राहुल गांधी ने देवघर में वैद्यनाथ मंदिर में बड़ा चंदन-वंदन लगा कर के, धोती पहन के पूजा की है। ये लोग दिखाते कुछ हैं, अंदर से सनातन विरोधी हैं। तो ये नाटक क्या कहता है? नहीं क्योंकि देखिए हर एक को राम मंदिर को मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि राम मंदिर को ये राजनीति बता रहे थे। बाकायदा इनकी टीम को अ, सबको इन्विटेशन गया हुआ था, लेकिन इन्होंने एक ऐसा
बनाया माहौल कि इनमें से कोई भी नहीं गया। अब ये मंदिरों में जाके पूजा कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब हुआ इसका? एक तो इस देश के हर नागरिक को जहाँ वो जाना चाहे वहाँ जाने की छूट है। वो अगर देवघर के प्रसिद्ध मंदिर में गए हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है भई, आप जाइए। अगर आपको ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, परमात्मा ने अगर अकल दी है और अगर आप पूजा-पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर ये ऑकेशनली जब होता है तो थोड़ा-सा लोगों के मन में प्रश्न खड़े होते हैं कि आप जब चुनाव आते हैं तभी ये माथे पर भभूत क्यों रम लेते हैं? तभी आप ये उल्टे-सीधे कपड़े पहन कर के मंदिरों में क्यों चक्कर काटने लगते हैं? जब भी शिवरात्रि आती है या जब भी होली, दिवाली जब भी इस तरह के तीज त्योहार आते हैं, तब आप मंदिरों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं अन्य हिंदुओं की तरह? अगर आप वाक़ई पूजा-पाठ में और धर्म कर्म में, हिंदुत्व में, सनातन में, इस सब में विश्वास रखते हैं और वाक़ई आप सनातनी हैं, दिल से अगर सनातनी हैं, तो वो दिखाई देना चाहिए, हर समय पर दिखाई देना चाहिए, ओकेशनली दिखाई नहीं देना चाहिए। और संभवतः यही वजह है, जो इनके ये इस तरह के टोने-टोटके हैं और पाखंड हैं और जो दोहरे मानदंड हैं। आप अयोध्या के निमंत्रण पत्र को ठुकराएँगे और जब आप यात्रा के मार्ग में कोई धर्म स्थल पड़ेगा तो वहाँ आप जाएँगे। इसीलिए वहाँ कुछ लोगों ने इनके खिलाफ नारेबाज़ी की है और जी, उसका इनको सामना करना पड़ा है। मंदिर के बाहर मोदी के नारे लग रहे थे, जब ये वही अंदर मैं पूजा कह कर रहे रहा थे। हूँ कि जगह-जगह इनको इसी तरीके से नारेबाज़ी का सामना करना पड़ा। असम में भी तो यही हुआ था। जी, जब ये मणिपुर के बाद नागालैंड होते हुए असम में प्रविष्ट किए थे, तो एक जगह पर भगवान राम के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में, रामलला के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारे लगे थे। तो ये इतने आपे से बाहर हो गए थे कि बस से कूद पड़े थे और उनके साथ धक्का-मुक्की करने की कोशिश की थी। तो वो तो उल्टा जब पड़ गया और उन्होंने ही इनको दौड़ा लिया, तो जो इनके सुरक्षाकर्मी थे और जो इनके कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और नेता थे, उन्होंने इनको धकेल करके बस में वापस चढ़ा दिया। तो वैसे तो ये कहते हैं कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल कर के बैठे हुए हैं और इन्होंने वहाँ दिखा दिया कि ये खुद नफ़रत के भाव लेकर के ही चलते हैं। सर आपकी बात मुझे ठीक लगी कि पूजा करने का अधिकार सबको है, लेकिन ये इनके दोस्त लोग जो हैं, सनातन को बोलते हैं कि जड़ से उखाड़ देंगे और इन्हीं के लोग अब जैसे राहुल गांधी पूजा कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये सवाल आपसे था क्योंकि पूरा सिनेरियो देखिए, इनके लोग गाहे-बगाए जब भी मौका मिलता है, तो वो सनातनियों को कोसते हैं, देवी-देवताओं को कोसते हैं। क्या कहते हैं सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सबको अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार विचार रखने का पूरा हक है। हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में और लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। पर किसी को भी किसी धर्म के बारे में अपमानजनक बातें कहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बात होती है और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना एकदम दूसरी बात हो जाती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, चाहे डीएमके पार्टी के नेता हों, चाहे आरजेडी के कोटे से बिहार में जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर यादव, उनका सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अ, आपके जो मौर्य हैं उनका प्रश्न हो, अलग-अलग समय पर बहुत बदजुबानियाँ हुई, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो मंत्री हैं कर्नाटक में, उन्होंने भी काफ़ी निचले स्तर की ज़बान का उपयोग किया है सनातन के बारे में। तो ये दोहरे मानदंड नहीं चल सकते हैं। आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो घटक दल के लोग हैं और यहाँ तक कि आपकी पार्टी के, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र, वो भी इस तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं। तो किसी की ज़बान पर अगर काबू ही नहीं है, लगाम ही नहीं है, तो लोग देख रहे हैं और जब समय आएगा तो इसका जवाब दे देंगे। बिल्कुल सही। शनिवार को खड़गे ने रामलीला मैदान में कहा कि सब लोग साथ आ जाओ,
नहीं तो मोदी के गुलाम हो जाओ। तो सर ये क्या मोदी का डर है या इन्हें अपना अंत दिखाई दे रहा है? अंत नहीं दिखाई दे रहा है, उनको ये लग रहा है कि अभी तक तो हमारी गुलामी करते थे, एक ही परिवार की गुलामी करते थे। अब उस परिवार का अंकुश पूरी तरीके से खत्म हो गया है, उसका प्रभाव खत्म हो गया है, उसका करिश्मा खत्म हो गया है। अब तो हालत ये हो गई है कि राहुल गांधी तो अमेठी छोड़ कर के केरल की वायनाड सीट के लिए भाग गए। सोनिया गांधी को भी लग रहा है कि रायबरेली में इस बार नैया पार नहीं लगेगी, तो हिमाचल से वो राज्यसभा में जाने की कोशिश कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो ये उपदेश दे रहे हैं लोगों को, ये पिछला चुनाव कर्नाटक के कलबुर्गा से बहुत बड़े अंतर से हारे थे। तो ये सब परास्त लोग हैं, जनता के द्वारा ठुकराए हुए लोग हैं। और ये वो लोग हैं एक्चुअल में जो 10 जनपद की परिक्रमा करके यहाँ तक पहुँचे हैं या किसी पोजीशन में रहे हैं। इनको लगता है कि अभी तक तो सब 10 जनपद की चिलम भरते थे, 10 जनपद के सामने सजदा करते थे, वहाँ परिक्रमा करके सिर झुकाते थे और अब नया परिवेश है, नई सोच है, नया देश है, नई तरीके की अर्थव्यवस्था है, लोग नए तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि हमारा ज़माना तो लद रहा है और अब तो हर तरफ जहाँ भी देखिए, वहाँ मोदी का जलवा है। तो ये उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भई आप मोदी के गुलाम बन रहे हो, हमारी गुलामी छोड़ कर के, हम में क्या खराबी है, हमारे ही गुलाम बने रहो। इनके कहने का आशय सिर्फ़ इतना है और कुछ नहीं है। इवन अधीर रंजन भी ये कह रहे हैं कि ममता दीदी से कि वो बीजेपी से डरी हुई हैं। खड़गे कह रहे हैं कि मोदी के गुलाम हो जाएँगे। मतलब इनकी हरकतें क्या आपको लग रही हैं कि ये एक पेस पर आ सकते हैं? नहीं, नहीं देखिए अगर आपका इशारा है उस इंडी अलायंस गठबंधन की तरफ तो वो तो ख़त्म हो चुका है। जी। उस वो तो अब इतिहास की चीज़ हो चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी इनको वहाँ सीट नहीं दे रही है। अखिलेश यादव ने एक तरफ़ा 7 सीटें आरएलडी को दे दी और 16 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिया, उनका ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी से इनकी बात ना दिल्ली में बनी है, ना पंजाब में बनी है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी गठबंधन सिरे नहीं चढ़ रहा है। बिहार में आपने देख ही लिया है कि इनका वो इंडिया अलायंस टूट चुका है। जिसने इन सारे नेताओं को जोड़ने की कवायद शुरू की थी, वो नीतीश कुमार अब इनके साथ नहीं हैं। वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, उनके सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो वो तो खत्म हो गया है। नंबर 2 जो बात आप कह रही हैं कि अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से घबराई हुई हैं, बिल्कुल घबराई हुई हैं। वरना वो ये ना धमकाती वहाँ के मतदाताओं को, ख़ास तौर से हिंदुओं को कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के बारे में मत सोचना। अल्लाह की कसम ना को वो ऊपर वाला आपको माफ़ करेगा और ना मैं आपको माफ़ करूँगी। इस तरह जी। की धमकी वही देता है जो डरा हुआ आदमी होता है। जिसको ये लगता है कि मेरी ज़मीन खिसक रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जो 2019 का परफ़ॉर्मेंस था टीएमसी का 22 सीटों का, उससे भी ये नीचे खिसक जाएँ और उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह का पूरे देश में एक वातावरण बन रहा है, मुझे लगता है कि 18 सीटें पिछली बार मिली थी पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को, इस बार उससे वो आगे बढ़ेगी, नीचे नहीं रहेगी। तो ये सब घबराए हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी एक तरफ तो ममता बनर्जी को गाली देते हैं कि 2 सीटें देने की बात कर रही है, हम कौन-सा उनसे भीख माँग रहे हैं, 2 सीटें तो हमने जीती ही थी और बिना गठबंधन के जीती थी, इतनी तो हम फिर जीत लेंगे। अरे तो भई अगर इतना कॉन्फिडेंट आप हैं, तो आप ये इंडिया अलायंस बनाने और उसे चलाने के को लेकर के इतने कहना चाहिए कि डेस्परेट क्यों रहे हैं? अगर आप इतने ही ताकतवर हैं, तो राहुल गांधी क्यों अमेठी में हार गए थे? या क्यों सोनिया गांधी अब राज्यसभा में जाने के बारे में सोच रही है? तो ये सब घबराए हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा और राहुल की यात्रा में देखिए बड़ा गज़ब हो रहा है। ये यात्रा है न्याय यात्रा,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अन्याय यात्रा है, क्योंकि डीके सुरेश ने जीएसटी की आड़ लेकर के अब ये कहा है कि वो अलग अपने लिए देश की माँग करेंगे। क्या कहते हैं? ये तो बहुत मतलब कहिए इसको, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो गए ये लोग? नहीं, नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जो दक्षिण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है, जी। वो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, हर जगह इसी तरह के जो फ्रस्ट्रेटेड बयान हैं, वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। तमिलनाडु में पिछले 20-25 सालों में डीएमके या एआईएडीएमके की तरफ से कभी हिंदी को लेकर के, उत्तर भारत को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के बयानबाजी नहीं हुई थी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे कि अब एआईएडीएमके की सरकार गिरेगी तो डीएमके की आएगी, डीएमके की गिरेगी तो एआईडीएमके की आएगी। यानी करुणानिधि और जयललिता के बीच में वहां सत्ता में संघर्ष होता रहा है, तो वो विश्वस्त थे कि अब कोई खतरा नहीं है, दोनों द्रविड़ पार्टियां ही सत्ता में आती जाती रहेंगी। लेकिन जब से पूर्व आईएएस अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी ने वहां मैदान में उतारा है, और जिस तरह का वातावरण अभी देखने को मिला है, जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दक्षिण के राज्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, केरल का, तमिलनाडु का, कुछ दूसरे राज्यों का, और वहां जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ लोगों ने खड़े होकर के उनका अभिनंदन किया है, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी लोगों की, उससे वहां के जो लीडरशिप है, जमी जमाई लीडरशिप है, वो बौखला गई है। उनको लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को हम उत्तर भारत की ही पार्टी समझ रहे थे, ये तो नरेंद्र मोदी का जलवा यहाँ भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अन्नामलाई ने जिस तरीके से तमिलनाडु में जमीन पर जाकर के काम किया है, और जो मूल मुद्दे हैं वहां के वो उठाए हैं, और जितने खूबसूरत और जितने समृद्ध मंदिर दक्षिण के राज्यों में हैं, जिनका आक्रांता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ऐसे मंदिरों की श्रृंखलाएं उन राज्यों में है, वहां तो जनता वैसे ही धर्म भीरू है, तो वहां तो केवल एक संदेश देने की बात थी, संकेत देने की बात थी। और जब उनको पता चला कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं भगवान राम की प्रतिमा की, तो वो तो इतने गदगद हो गए कि वो देखते ही बनते हैं। वो वीडियो सारे अभी भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिस तरीके से अभिनंदन हुआ है नरेंद्र मोदी का। तो ये बौखलाहट है, चाहे कर्नाटक के डीके शिव कुमार के सांसद भाई की प्रतिक्रिया हो ये कि साहब अलग देश की मांग करेंगे, या वहाँ पर एमके स्टालिन के बेटे के बयान हो, अलग अलग जो इनके बयान आ रहे हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है और कुछ नहीं है। और इससे यही प्रतिपादित होता है, यही पता चलता है कि ये लोग बहुत परेशान हैं। इनको लग रहा है कि वो जो द्रविडियन पॉलिटिक्स इस समय चल रही थी दक्षिण में, वो अब खत्म होगी, और भारतीय जनता पार्टी देर सवेर वहां पर भी सत्ता पर काबिज हो जाएगी। झारखंड में आज पूरा दिन जो है शांति सी बनी रही, लेकिन जो सीन दिखाई दे रहा है, 5 फरवरी को वहाँ फ्लोर टेस्ट है। क्या देखते हैं आप? नहीं, अगर घबराहट नहीं होती, अगर असुरक्षा का भाव नहीं होता, तो वो 2 चार्टर प्लेन में भरवा करके एमएलएज को हैदराबाद ना भिजवाते। एक इनसिक्योरिटी है, उनको डर है कि हमारे बहुत सारे एमएलए टूटने और बिकने को तैयार बैठे हुए हैं, यानी अपने ही एमएलए पर उनको भरोसा नहीं है। अब वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाएं, किसी पर लगाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको तो अपने ही एमएलए पर भरोसा नहीं है, वरना उनको यहीं रखते, रांची में ही रखते, झारखंड में ही रखते, ठोक करके कहते कि हमारे एक भी एमएलए को तोड़ के दिखाओ। वो तो सारे के सारे समर्पित है। झारखंड बदनाम रहा है जब से बना है तब से ही। एक प्रकरण पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदा गया था वोट के लिए। और ये भोले भंडारी भी इतने हैं कि वो जो लूट का पैसा था, रिश्वत का पैसा था, वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया।
तो वो बड़ी आसानी से पकड़े गए और सारे के सारे जेल गए थे। तो ये झारखंड पहले से ही बदनाम है इस तरह की चीज़। मधु कोड़ा जैसा एक मुख्यमंत्री बन गया था, जिसने पता नहीं कहाँ-कहाँ जायदाद खरीद ली थी और वो भी गिरफ्तार हुआ, उसको सज़ा हुई। तो झारखंड के बारे में क्या कहा जाए? इनकी तो बहुत अजीबो-गरीब गाथा है। जब वहाँ की पॉलिटिक्स का जब से ये राज्य बना है, तब से अब तक का अगर इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरे विचार से शोधार्थियों के लिए इससे बढ़िया राजनीति का एक संग्रह नहीं हो सकता है कि इस तरीके से भी किसी राज्य के पॉलिटिशियन और चुने हुए प्रतिनिधि बिहेव कर सकते हैं, जैसे वहाँ के कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है 5 फरवरी को। दोनों ही तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, सरकार गिर भी सकती है और बहुमत भी साबित कर सकते हैं। पर जिस तरह की खबरें वहाँ आ रही हैं कि सोरेन परिवार के भीतर ही मतभेद हैं और हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो ही डेस्परेट थे मुख्यमंत्री पद हथियाने के लिए। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि हेमंत सोरेन के पिताजी यानी शिबू सोरेन भी चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के खुश नहीं हैं। तो अभी देखना बाकी है कि झारखंड में होने क्या जा रहा है। सर, शनिवार को एक और बहुत सुखद कदम उठाया पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी के जो वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी, उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। अब इसके बाद से कई सारे बयान आ रहे हैं और जमात-ए-इस्लामी हिंद की भी रिएक्शन आई है सामने। क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है? इनका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जिस मयार के नेता हैं, जिस कद के नेता हैं और भारतीय राजनीति में उनका जो स्थान है, उनका जो योगदान है, उसके लिए किसी के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है नहीं। ये जो भी नाम आप ले रही हैं या कुछ और लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, अखिलेश यादव या दूसरे लोगों का, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है देश के लिए या समाज के लिए? अपने प्रदेश के लिए भी क्या किया है इन लोगों ने? तो पहले लाल कृष्ण आडवाणी के कद की ऊँचाइयाँ प्राप्त करिए, उसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में आप टिप्पणियाँ करिए। एल के आडवाणी वो शख्सियत हैं, जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 1947 में बँटवारे के समय सपरिवार भारत आए और यहाँ अपनी जड़ें जमाई और देशभक्ति, राष्ट्रहित उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा, सर्वोच्च स्थान पर रहा। और एक बात और बता दूं कि अगर सोमनाथ से अयोध्या तक की वो रथ यात्रा शुरू ना करते, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय इन्होंने यह यात्रा शुरू की थी, तो आज अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर स्थापित नहीं होता। वेरी ट्रू। आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले भी, चाहे अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो या उससे पहले मुगलों का रहा हो, हिंदुओं को जितना प्रताड़ित किया गया, जितना विभाजित किया गया, जितना समाज को तोड़ा गया, जितना तनाव पैदा किया गया, जितने दंगे कराए गए, जितना विभाजन कराया गया, उसके चलते हुए ख़ास तौर से जो हिंदू थे, जो सनातनी थे, उनका मोरल बहुत डाउन था। ये जो घटना हुई थी जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के चले थे सोमनाथ से, इसने लोगों को संघर्ष के लिए आत्मबल प्रदान करने का और सीधे खड़े होने का हौसला दिया था। और उस रथ यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं का कहीं पहुंचाया था। लोकप्रियता के मामले में उसके विचार, उसके सिद्धांत, उसकी जो नीतियां थी, उसको लेकर के घर-घर तक पहुंचाने में इस रथ यात्रा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित हुई थी ये रथ यात्रा। और ये संयोग है, बल्कि सुखद संयोग है कि जब सोमनाथ से अयोध्या की ये यात्रा शुरू हुई थी, तो नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उनके सारथी थे, इस यात्रा के संयोजक थे। और जब मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीर, श्रीनगर, लाल चौक तक की यात्रा की थी, उसके संयोजक भी नरेंद्र मोदी थे।
और आप देखिए कि जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो कश्मीर से भी 370 और 35 से हटाई गई। आज लाल चौक पूरा बदला हुआ है, इतना सौंदर्यीकरण हो गया है, जहाँ कभी लोग जाते हुए दिन में भी डरते थे, आज वो तिरंगे की लाइट से नहाया रहता है और शाम को वहाँ मेला लगता है। वहाँ भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं और आज अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो आडवाणी जी का योगदान तो बहुत बड़ा है इस देश के लिए। आडवाणी पर जो लोग सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो सूरज की तरफ मुँह करके थूकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चलते-चलते एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ आपसे, ज्ञानवापी मंदिर में पूजा शुरू हो चुकी है। जैसे ही कोर्ट से आदेश मिला और मुख्यमंत्री ने वहाँ पर विदिन 7 आवर्स पूजा करने की व्यवस्था कर दी। लेकिन इस पर भी अखिलेश सरीखे लोगों को पेट में दर्द हो रही है कि आपने 7 दिन का दिन दिए थे, अपने 7 घंटे में ही पूजा क्यों की? तो 7 दिन तक क्या वेट करते? उसके बाद पूजा करते? नहीं, एक तो टेक्निकली ये ज्ञानवापी में पूजा अर्चना शुरू नहीं हुई है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जी, पूजा जी। अर्चना शुरू हुई है और जी। ये करेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है। तो जी, इस जी। तहखाने में 1993 तक पूजा हो रही थी। जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उस समय मुलायम सिंह यादव ने जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अ, यहाँ पर मौखिक आदेश से पूजा रुकवा दी थी। उसका कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया था, शासन जी, ने जी। नहीं, प्रशासन ने, पुलिस ने जी। नहीं, डीएम ने नहीं, किसी ने नहीं। और जब वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को, जिला जज को ये पता लगा कि कोई आदेश ही नहीं है, कोई लिखित में है ही नहीं, ऐसे ही बैरिकेड लगा दिए गए, ऐसे ही पूजा रुकवा दी गई। तो उन्होंने कहा कि ये पूजा आप दोबारा शुरू करिए, ये तो गलत पूजा रुकी हुई है, कोई आदेश नहीं है, किसी का भी नहीं है, लिखित में तो कोई भी नहीं है। तो उसके बाद अब यहाँ पे अंतर देखिए, विचारधारा का भी, अप्रोच का भी। एक चीज़ होती है कि आप किसी को उसकी पूजा पद्धति से रोक रहे हैं और जानबूझ करके रोक रहे हैं तुष्टीकरण के चलते क्योंकि आपको मुस्लिमों को खुश करना है, उनके वोट लेने हैं। आज सरकार बदली हुई है, विचारधारा ही एकदम बदली हुई है। अप्रोच ये है कि अगर उनको नमाज़ पढ़ने का अधिकार दिया हुआ है, तो हिंदुओं को भी पूजा-पाठ करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उनको रोकने का मतलब क्या है? इसलिए जब ये आदेश आया, तो उसके बाद चूँकि योगी इस समय मुख्यमंत्री हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा होगा वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को कि भई आप इसको अविलंब पूरा कराइए, इस आदेश की पालना कराइए। और उसी समय 7 घंटे के भीतर नाइट में ही वो तहखाना खुलवा करके उसकी पूरी साफ-सफाई कराई गई। रात को ही वहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। क्योंकि शासन में बैठे हुए लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज जिला मजिस्ट्रेट ने, जिला जज ने आदेश दिए हैं कि भई हिंदुओं को ये अधिकार मिलना चाहिए और ये कल सुबह ही पहुँच कर के या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर पाबंदी लगवा देंगे। तो उससे पहले पूजा पाठ शुरू करवाइए और वही हुआ है। तो अब किसी को अगर परेशानियाँ हो रही हैं, कहीं-कहीं आग लग रही है, जलन हो रही है, तो इनको जलन लगनी चाहिए, इनको ये आग लगनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के पापा जी ने मौखिक आदेश से वो पूजा रुकवाई थी। तो इनको तो जलन होगी, इनकी जलन तो समझी जा सकती है। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।